जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल द SR एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 11 का जो मॉडल सेट आया हुआ है पॉलिटिकल साइंस, उसका सेकंड देखने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग फर्स्ट जो है देख चुके थे, उसका वीडियो जो हमारे YouTube पर डाला हुआ है। जो बच्चे न्यू हैं वो जाके वहाँ से देख सकते हैं। और जल्दी से हम लोग सेट 2 को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें सारा सवालों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और सारे सवालों को एक एक करके समझते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। इसमें देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है सेट 2, जो कि पॉलिटिकल साइंस का है और ये क्लास 11 के लिए है। इसके पहले सवाल पर आते हैं। जो इसका जो पहला सवाल दिया हुआ है उसके पहले सवाल पर आते हैं। लिखा है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 10 जून 1946 यानी 1946 में है, 19 नवंबर 1947 पे है, फिर 9 दिसंबर भी है 1946 में है, और लास्ट दिया हुआ है 30 जून 1949 में है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 में। चलिए पहला सवाल पे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा का सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। देखिए ध्यान से समझिएगा। लिखा है कि भारतीय संविधान सभा के जो उद्घाटन हुआ था उसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो इसका जो आंसर वो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। 3 में लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार डैश। तो इसमें देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहले मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा देखिए सवाल देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। तो हमारे द्वारा दिया गया, जो सरकार के द्वारा दिया गया जो मौलिक अधिकार है जो हमें प्राप्त है वो टोटल जो है 6 है। और ये पूछा गया है कि भारत के जो संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है या क्या है। देखिए ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो लिखा है कि मूल संविधान का हिस्सा था, या चौथे अधिवेशन यानी संशोधन द्वारा जोड़ा गया था मौलिक अधिकार को, या संसद द्वारा वर्ष जो है 1952 में जोड़ा गया था, या 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो आपको बता देना चाहते हैं जब संविधान का निर्माण हो रहा था उसी समय मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था, या किसी अधिवेशन में से नहीं जोड़ा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जो कि पहले ही इसे जोड़ा गया था, यानी कि मूल संविधान का यह हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपको शायद जानकारी होनी चाहिए। जो हमें है 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। आप लोग क्लास 8 से भी पढ़ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 में लिखा है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया था, माने किसके द्वारा जो इसे लाया गया था। तो इसका जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस हेयर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में लिखा है कि छोटे मोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त होती है। अर्थात जो छोटे छोटे जो राजनीतिक दल होते हैं उसके लिए कौन सी जो प्रणाली है वो उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। जी बिल्कुल भी नहीं, ये जो एक प्रदेश के लिए किया जाता है। व्यावसायिक ये भी नहीं होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। लिखा है किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु यानी मत देने का जो आयु है वो 21 से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। अगर हम लोग वर्तमान समय में देखते हैं तो वोट देने का अधिकार हमें कब से प्राप्त है। तो जब हमारा उम्र 18 वर्ष हो जाता है उस समय हमें वोट देने का अधिकार प्राप्त दिया गया है। लेकिन ये जो है आपका सबसे शुरुआत में जब संविधान सभा बना था उस समय 21 वर्ष की आयु रखी गई थी। तो सवाल पूछा गया है कि कौन सा जो संशोधन हुआ था, कितने नंबर का संशोधन में मताधिकार की जो आयु है उसे 21 वर्ष से घटकर यानी कि कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1, 61वां यानी 61 का जो संशोधन किया गया था उसमें 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था।
आशा है समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसको किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त होता है। अतः समझिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कोई सजा किया है, यानी कोई कानून तोड़ा होगा या कोई अपराध किया होगा, तो जब उसे मृत्यु दंड का दे दिया जाता है, अगर मान लेते हैं कि उसे कोई अपराध किया हो और उसे मृत्यु दंड दिया गया हो किसी अपराध को लेकर, तो उसके जो अपराध है उसे माफ करने का अधिकार किसके पास होता है, अर्थात फांसी से बचाने का अधिकार किनके पास होता है। तो ऑप्शन देखिए, लिखा है राष्ट्रपति है, न्यायपाल है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होता है, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पास होती है। तो देखिए इसका जो अधिकार होता है वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के पास। देश का जो प्रथम व्यक्ति होता है उसे राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति ही हमारा देश का प्रथम व्यक्ति होता है और इनके पास ये अधिकार होता है कि अगर किसी को मृत्यु दंड दिया हुआ है तो वो उन्हें माफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों की अंतराल में किया जाता है। ऑप्शन देखिएगा, लिखा 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 10 पे। लिखा राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यानी राज्यपाल जो है वह किनके प्रति अपना सभी सारा समर्पित उसमें देता है, यानी कि अपना समर्पित जो होता है उसमें निछावर करता है। तो राज्यपाल का जो समर्पित उत्तरदायित्व तो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। आशा है कि सारा सवाल जो समझ में आ रहा है। अगर कोई सवाल में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम सारे कमेंट्स को पिक करके जो है एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे अगर कमेंट उस तरह का आता है तो। और आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोग किस पर चाहते हैं, तो हम लोग वो वीडियो जो है जल्दी से जल्दी लाने का कोशिश करेंगे। और आप लोगों को शायद याद होना चाहिए 10 और 12 का जो एग्जाम है वो फरवरी में शेड्यूल दे दिया गया है। और लास्ट वीडियो में भी हम बताए थे कि गवर्नमेंट की तरफ से एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज करने का बात चल रहा है। जैसे कि JCRT ने जैक को ये ऑफिशियल लेटर लिखा हुआ है कि कोरोना के टाइम पे 40 और 40 नंबर का क्वेश्चन सेट किया गया था और उसी बेसिस पर एग्जाम हुआ था। लेकिन इस बार बोला गया, JCRT ने कहा कि 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव कीजिए और 50 नंबर का सब्जेक्टिव कीजिए। तो ये काफी हद तक सही तो है, लेकिन अभी इसको कर पाना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि इसके लिए आपको 2 चीजें बदलना पड़ता है। हम लास्ट वीडियो में भी बताए थे, इसके लिए 2 चीजें बदलना पड़ेगा। एक तो जो एग्जाम का शेड्यूल निकाला उसे चेंज करना पड़ेगा और दूसरा जो पैटर्न दिया हुआ था पहले से उसे भी चेंज करना पड़ेगा, जो कि हमें नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अब देखिए जैसा भी नोटिस आएगा गवर्नमेंट की तरफ से वैसे आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो चैनल के साथ बने हुए रहना और पढ़ाई अच्छे से करना, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी करे लेकिन आपका एग्जाम तो ये कंफर्म है कि होना ही होना है। अब किस तरह से ले वो तो गवर्नमेंट पर है, लेकिन आपका ये है कि आप सारी तैयारी करके रखें। और साथ ही साथ क्लास 8, 9 और 11 का जो एग्जाम है वह भी जल्दी होने वाला है। जनवरी में जहां तक चांसेस है वो तो नहीं हो सकता है, लेकिन मार्च में होने का चांसेस है। मार्च और अप्रैल के बीच में वो एग्जाम ले लेगा। तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिएगा, सारा सभी तैयारी हम लोग करवाते चलेंगे। इससे पहले जो है हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का सारा तैयारी क्लास 11 के लिए करवा दिए हैं। अभी पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस का लगभग 2 से 4 वीडियो और डालेंगे जिसमें आप पॉलिटिकल साइंस का तैयारी हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग का इकोनॉमिक्स भी है, हिंदी और इंग्लिश भी है, और किसी का अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आता है जैसे जियोग्राफी है, सोलॉजी है, साइकोलॉजी है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उस बारे में वीडियो बनाने के बारे में सोचेंगे जरूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है कि उन्हें प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना जा सके। तो इसके लिए क्या है कि 25 वर्ष की उम्र जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है, वह भारत का नागरिक हो और वो किसी प्रकार के कानून में ना फंसा हो, वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, तो उस व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री के तौर पर चुन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष रखी गई है जो प्रधानमंत्री के चयन के लिए है। और इसके लिए व्यक्ति को जो है पूरी तरह से स्वस्थ होना जरूरी है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, ताकि वो हमारे देश को संचालन करने में अपना योगदान दे सके। तो प्रधानमंत्री के चयन के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो 25 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं
राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किनके पास होता है? ये सवाल हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट कीजिएगा। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और किसी को नहीं। तो ये जो सवाल है ये हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। जिस तरह से कमेंट आएगा तो कमेंट में हम इसका आंसर पिक करके बता देंगे, ताकि पता तो चले कि कितने बच्चे जो है वो क्लास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए इसका जवाब जो है हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए तो इसमें लिखा है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी जिसे स्पीकर कहा जाता है, भारत में लोकसभा का जो स्पीकर होता है, यह अध्यक्षता होती है, वो किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन लिखा हुआ, मनोनीत किया जाता है, स्पीकर मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चयनित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि विधानसभा की गणपूर्ति यानी कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1/10 हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? यानी कि विधानसभा में यानी राज्य के विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो कम से कम कितनी होती है? तो हो जाएगा आंसर इसका 60, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 में लिखा है कि राज्य सरकार की कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंसर मिला लीजिएगा। इसमें 4 ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार के जो कानूनी मामले होते हैं उसमें सलाह देने का अधिकार होता है, अधिकृत किया जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 में। 17 में लिखा हुआ है कि झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो शायद आप लोग को मालूम होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि हम लोग झारखंड में रहते हैं। तो झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी में, यानी कि रांची में स्थित है। चलिए इसको देख लेते हैं, यानी दुमका, रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रांची। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में लिखा है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण होना चाहिए था, यानी फिर से वापस उसको देखने की जो शक्ति का प्रयोग कौन करता है? ठीक है, यानी कि न्यायालय में जो भी अगर कानून बना दिया गया या निर्णय लिया गया उसे वापस देखने का अधिकार किनके पास होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के द्वारा ये देखा जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 19 पर आते हैं। 19 में लिखा हुआ है कि किसने कहा है भारतीय संविधान जो है अर्ध संघात्मक है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, और शायद इसका जो आंसर है इससे पहले वाले में भी सेट में भी कराया गया था। इससे पहला जो सेट आया करवाए थे कल, तो उसमें भी करवाया गया था। इसका जो आंसर होगा वो जाएगा केसी विहिर, और जो आपका ऑप्शन नंबर डी है केसी है विहिर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वेलियर होना चाहिए था, विहिर लिखा हुआ हिंदी में इस तरह से लिखवाता है। अब इंग्लिश वाला वर्ड देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 में लिखा हुआ है, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय शामिल है? तो 47 विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो हम लोग जो अभी तक 20 सवाल देखे हैं, आई का 20 सवाल देखते हैं, जल्दी से आंसर मिला लेते हैं। ये दूसरा सेट करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 में लिखा हुआ है कि स्थानीय, ये गलती छापा हुआ है, संघात्मक होना चाहिए था या शासन होना चाहिए था। स्थानीय शासन की, ये स्वशासन नहीं होगा। स्थानीय शासन की जो सर्वोत्तम व्याख्या यह है की जा सकती है कि वह एक उदाहरण है। किस तरह का उदाहरण है? तो वो हो जाना चाहिए था, एक लोकतांत्रिक होना चाहिए था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि लोकतंत्र में सभी लोगों की योग्यता, यानी कि सभी लोगों की भाग्यता, योग्यता नहीं कह सकते हैं, भाग्यता, जिसमें उसमें भाग लिया जाता है, सभी लोग अपना अपना योगदान देते हैं, तो उसी को कहा जाता है कि वह सर्वोत्तम व्याख्या होगा एक लोकतंत्र के लिए, एक स्थानीय शासन के लिए।
तो क्वेश्चन 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 22 पे आते हैं। 22 में लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या होता है। देखिए ग्राम पंचायत का जो आय स्रोत होता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेला एवं और बाजार कर से। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है एक अर्ध संघ में, एक संघ में, एक सहकारी संघ में या राज्यों का संघ में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यों की संघ में, क्योंकि हमारा जो भारत है वो राज्यों में विखंडित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे। 24 में देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रणाली कैसी है। तो हमारा जो भारतीय संविधान का संशोधन है वो सरल और कठोर है, वो दोनों ही है। यानी हमारे भारतीय संविधान को बदलना इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए सभी राज्यों का समर्थन, सभी नहीं कुछ निश्चित राज्यों का समर्थन हासिल होना जरूरी है, तभी जाकर उसमें यानी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। 25 में क्या लिखा हुआ है कि किनका कथन है कि, यानी किस व्यक्ति ने कहा या किन्होंने कहा कि यदि समय के साथ संविधान नहीं बदला तो क्रांति हो जाएगी। ये सही भी है, जब संविधान लिखा गया था उस समय स्थिति जो थी वो अलग थी। भारत की अगर स्थिति कहा जाए तो वो अलग थी, लेकिन मौजूदा समय में अगर स्थिति कहा जाए तो ये काफी हद तक जो है वो अलग है। तो उसी के अनुरूप हम लोग शासन व्यवस्था को नहीं चलाया जा सकता, इसलिए क्या है कि इसे बदलना पड़ेगा। तो किस व्यक्ति के द्वारा यह कहा गया था कि अगर हम बदलेंगे नहीं तो क्रांति हो जाएगा, और ये काफी हद तक सही भी है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हीवी मेकाले। ठीक है, लॉर्ड टीबी है, लिखने का भी सलाह दिया गया है, ये टीबी है, आप इंग्लिश वाला वर्ड देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं क्या लिख दिया हुआ है, हॉबेल्स। हॉबेल्स को किस रूप में जाना जाता है। ये एक व्यक्ति है और पूछा गया है कि इन्हें जो है वो किस रूप में, यानी कि हम लोग इनको किस नाम से जानते हैं। तो ये राजनेता नहीं थे, ये एक राजनीतिक दार्शनिक थे। दार्शनिक क्या होता है, जो राज्य की स्थिति को लेकर वो अपने बारे में विचार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। 27 में लिखा हुआ है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। यहाँ पे लिखी होगा, लिंबी लिखा हुआ है, ये लिखी होना चाहिए था। हिंद स्वराज नामक, कभी कभी ये सवाल पूछता है, अक्सर पूछा जाता है, कभी नहीं, कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है या किसने लिखा है। तो यह जो है गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। अगले सवाल पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में लिखा है कि इनमें से कौन राजनेता नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन राजनेता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें सभी तो सभी राजनेता ही हैं। जे रूसो, कार्ल मार्क्स जो है आपका, महात्मा गांधी राजनेता थे, लेकिन ये पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। देखिए कह रहा है कि राजनेता, पहले ध्यान से समझिएगा, राजनेता जो राज्य को चलाने के लिए किसी पद पर आसीत होते हैं। तो जे रूसो या कार्ल मार्क्स या महात्मा गांधी ये एक राजनेता की तरह ही कार्य करते थे, लेकिन इन्होंने पद को नहीं धारण किया था। ठीक है, इन्होंने किसी पद को धारण नहीं किया था, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये राज्य के प्रति ही अपने विचारों को रखते थे, लेकिन राज्य को चलाने में भी रखते थे, लेकिन किसी पद पर आश्रित नहीं हुए थे। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें से हो जाएगा सभी। बाकी चीजों को हटा देते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट कर देते हैं, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 में लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर इनमें से कौन नहीं थे। यानी कि स्वतंत्रता का जो सकारात्मक पहलू था उनके हिसाब से कौन नहीं चल रहे थे, उनका समर्थन कौन नहीं कर रहे थे। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, FA हायर। हायर होना चाहिए था, र होगा, हायर ऑप्शन गलती लिखा हुआ, आप र कीजिएगा, हायर। इंग्लिश वाला वर्ड देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में देखते हैं, इनमें से किसका कथन है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। बेड़ियों में जकड़ा हुआ का मतलब है कि वह अपने स्थिर से बंधी हुई है, अपने जो भी विचार है या सांस्कृतिक अधिकार है या राज्य के हिसाब से वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। तो यह किसका कहना था, किस व्यक्ति का ये कहना था कि मनुष्य जो है जन्म में तो स्वतंत्र होता है लेकिन वो बहुत सारे बेड़ियों से बंधा हुआ है। तो हो जाएगा जे रूसो, ऑप्शन नंबर डी। अंतिम का 10 सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। लिखा है, नारीवाद के अनुसार इस स्त्री पुरुष असमानता का कारण है। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, मातृसत्ता, पितृसत्ता और नैसर्गिक है या आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका हो जाएगा आपका पितृसत्ता। नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का कारण पूछा गया था। तो आप जानते होंगे कि स्त्री पुरुष के हिसाब से जो हम लोग असमानता करते हैं तो पितृसत्ता को हम लोग ज्यादा महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। लिखा है, 20वीं शताब्दी के किस एक महानायक व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। तो शायद ये जानकारी होना चाहिए आप लोगों को, ये नेल्सन मंडेला है जिसे हम लोग लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जानते हैं। इनके बारे में बुक भी छपा हुआ है, अगर आप लोग क्लास 10 में देखिएगा तो चैप्टर 2 में लिखा हुआ है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, जिसमें उस बुक में एक छोटा सा अंश बताया गया नेल्सन मंडेला का, जब वो साउथ अफ्रीका के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे अश्वेत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं अब आगे 33 पर आते हैं। तो 33 में लिखा हुआ है, 33 सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है। सभी को समान राजनीतिक अधिकार, जी है ये भी होता है। सभी को समान आर्थिक अधिकार देना चाहिए लेकिन सबका स्थिति सेम नहीं होता है, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल होना चाहिए। सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये हो जाएगा आपका सभी, क्योंकि ये सारी बातें जो इसमें आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी गलत है इसका, तो ये ऑप्शन में डी हो जाएगा। 34 पर आते हैं। 34 में लिखा हुआ है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक का नाम है। थ्योरी होना था लिखा हुआ है, 100 दिख रहा है, सॉरी, थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखा है बुक का नाम है, आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था, यानी किन्होंने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जॉन रॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं आगे आपका 35 पे है। जस्टिस शब्द जो है लेटिन भाषा है जिसमें जस्ट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जूस लिखा हुआ है, JUS है। तो इस शब्द का जो मतलब है, जस्टिस शब्द में जो इसका इस्तेमाल किया गया, तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ है वो बांधना या बंधन, ऑप्शन नंबर सी। जस्टिस मतलब हम ऐसे भी जानते हैं कि न्याय होती है, लेकिन इसे एक सूत्र में बांधना भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में। 36 का आंसर देखते हैं। तो अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है। तो जिसका अधिकार ही छीन लिया जाता है तो वो गुलाम की तरह रहती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 पे देखते हैं। 37 में लिखा है, इसमें कौन प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का समर्थन है, यानी कि किसने, ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ है ये चारों में से किन्होंने संविधान का सिद्धांत का समर्थन किया था, माने कि प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है उनका समर्थन किया था, जॉन लॉक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 पर आते हैं। तो 38 का जो क्वेश्चन है, भगवान ने सभी को जन्म से स्वतंत्र व समान बनाया है, यह कथन अधिकारों के किस सिद्धांत पर लागू होती है। तो ये जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक सिद्धांत पर, क्योंकि भगवान के हिसाब से प्राकृतिक देन है कि सभी जो है जन्म के आधार पर स्वतंत्र होते हैं। आगे आते हैं 39 पर। किसका कथन है संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। तो ये जो है जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
थॉमस हॉबिस या हॉब्स लिखा है, थॉमस हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 40 और ये लास्ट सवाल है। लिखा है कि भारत में कौन सी नागरिकता है? एकहरी, दोहरी, बहुनागरिकता या लोप नागरिकता? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोहरी नागरिकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है हम लोग 40 सवाल देखे हैं। इसके बाद का जो है वो तीसरा सेट 3 सेट करके आया हुआ है। इसका तीसरा सेट जो है अगले क्लास में हम अपलोड कर देंगे। तो अगर देखें तो हम लोग क्या है कि पहला सेट कंप्लीट कर लिए थे जिसमें 40 क्वेश्चन था। दूसरा सेट आज अपलोड कर देंगे जिसमें 40 क्वेश्चन है, और तीसरा जो है आपका एक और सेट है उसे अपलोड कर देंगे। ये 3 सेट बता देने के बाद 2 एक्स्ट्रा सेट हम बताएंगे अपनी तरफ से, जो एग्जाम के लिए आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 3 सेट तो गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है, इसे आप लोग मिला लीजिएगा, 2024 का सेट है। और बाकी जो है ये 2 सेट वो आप लोग के बुक से और प्रीवियस ईयर से पूछे गए सारे सवालों को लेकर हम बना देंगे आप लोग के लिए, ताकि 5 सेट का तैयारी करने से आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का पूरी तैयारी हो जाएगा। हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।